Jai Hind students and welcome to the official YouTube channel of Nimbus Defense Academy. Today we are going to discuss about a very important issue pertaining to your CDS exam preparation. अगर आपने CDS एग्जाम का पेपर देखा था जो कि आपका सितंबर के मंथ में रिसेंटली कंडक्ट हुआ था या अगर आपने उस पेपर को अटेम्प्ट किया था तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेक्शन जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा या फ्यूचर में परेशान कर सकता है वो है आपका हिस्ट्री का सेक्शन। वैसे ही स्टूडेंट्स काफ़ी घबराते हैं आपका हिस्ट्री से और सीडीएस एग्जाम में जिस तरह से पैटर्न के चेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारे सब्जेक्ट से पढ़ने पड़ते हैं एंड ऑल टुगेदर आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। तो आपको हिस्ट्री भी एग्जाम के लिए पढ़नी ही पड़ेगी। आपके पास अब इतनी लिबर्टी नहीं रही है कि आप हिस्ट्री को छोड़ के बाकी किसी में फोकस करो, क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके लेवल भी धीरे धीरे आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने सीडीएस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ऑफिसर बनना है, तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा या जो भी आपको मैं रिकमेंडेशंस दूंगा वो रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशंस होंगी। वो मैं हवा में बातें नहीं करूंगा या सुनी सुनाई बातें नहीं करूंगा। प्रॉपर तरीके से जो आपका सीडीएस का सितंबर 2023 का जो पेपर है उसको हम एनालाइज करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आए थे, ठीक है, क्या लेवल था उन क्वेश्चंस का और किस जगह से क्वेश्चन आए थे, मैं आपको लाइन बाय लाइन मतलब चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप अप्रैल को टारगेट कर रहे हो फॉर ए सीडीएस एग्जामिनेशन, देन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर बेटरमेंट ओनली कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको बेटर सोर्सेज के बारे में पता लगेगा। ठीक है, आई विल प्रोवाइड सम एविडेंसेस जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे मेरे ऊपर कि जो वीडियो है रिसर्च बेस्ड वीडियो है और डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करने वाली है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस आए थे। तो जो आपका इस साल का पेपर था उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री में से, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन थोड़े से कम है। ठीक है, सीडीएस की जो इतिहास रहा है उसमें आपके 20 से ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हिस्ट्री से। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 20 कंपेरेटिव थोड़े से कम है, 25 के ऊपर क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपके ऑन एन एवरेज आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आपके सीडीएस एग्जाम में आते हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। तो ये एक अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर होता है और ऑल टुगेदर हिस्ट्री को लीव करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। ठीक है, देखो, जब भी हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से एडवाइस मांगते हैं क्या करें। ठीक है, तो कई लोग हैं जो आपका भला भी चाहते हैं, आपको अच्छी एडवाइस भी देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उनकी रिसर्च है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है, या जो कहीं ना कहीं जो उनकी एनालिसिस है वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। अगर वो आपका भला भी सोचते होंगे फिर भी वो आपको एक्यूरेट एडवाइस नहीं दे पाते। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेट एडवाइस हमें जो है आपको प्रोवाइड करनी है, इसीलिए आपके सामने प्रॉपर एविडेंसेस रखूंगा कि अगर आप ये सोर्सेज फॉलो करोगे डेफिनेटली आप अपने पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 20 क्वेश्चंस आए थे जो कि एक अच्छा नंबर है। आपको ऑल टुगेदर हिस्ट्री को नहीं छोड़ना है, कुछ चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, जो आपके 20 क्वेश्चंस आए भी थे उसमें से आपका एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में से आए थे आपके 10 क्वेश्चंस, मीडिएवल हिस्ट्री से आपके 9 क्वेश्चंस आए थे, एंड सबसे बड़ा चेंज तो हमारे सामने यहाँ पे है कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आया था सिर्फ एक क्वेश्चन। ये बहुत ही बड़ा चेंज है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि अगर आप किसी से भी एडवाइस सीख करोगे, ठीक है, जो वेटरन है जिसने पेपर क्लियर किया भी है, अगर आप उससे भी एडवाइस मांगोगे तो इन तीनों के तीनों सेक्शन में वो आपको बोलेगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करो, एंशिएंट और मीडिएवल को इग्नोर कर दो। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया होगा इस बार तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपका पेपर कैसा गया होगा। ठीक है, एंशिएंट की वेटेज ज्यादा है, मीडिएवल की वेटेज आपकी ज्यादा है, जबकि मॉडर्न की वेटेज बहुत कम है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग। ठीक है, पिछले 2 सालों से आपकी जो मॉडर्न की वेटेज है आपके सीडीएस एग्जाम में वो सिग्निफिकेंटली कम हो रही है। ना ही आपका सिर्फ सीडीएस में कम हो रही है बल्कि बाकी पेपर भी जो आपके यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, लाइक योर सीएपीएफ एंड लाइक योर सिविल सर्विसेज, वहां पे भी जो मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज है वो बहुत ज्यादा कम हुई है, ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने चैनल पे एक वीडियो और अपलोड की थी जिसमें मैंने पहले भी बात की थी आपका सीएपीएफ के एग्जाम के बाद कि सीएपीएफ के एग्जाम में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम आई है, एंड दे आर हैवी चांसेस कि आपका सीडीएस के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम आएगी। तो इट्स बेटर कि यू शुड गियर अप एंड यू शुड रिवाइज योर एंशिएंट एज वेल एज मीडिएवल हिस्ट्री। तो आपको यहाँ ये बात तो लग गई पता कि जो एक नॉर्मल धारणा बनी हुई है हमारे मन में कि मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं और सीडीएस की हिस्ट्री अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो धारणा, वो मिथ आपकी यहाँ पे बस्ट होती है, क्योंकि आपका इस साल सिर्फ एक क्वेश्चन आया है और हो सकता है अगली बार एक भी क्वेश्चन ना आए।
ठीक है, इट वॉन्ट बी अ सरप्राइजिंग पॉइंट, क्योंकि आपका जो ग्राफ है मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का वो कम नीचे जा रहा है, और एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का ग्राफ बहुत कम होता रहा, बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आते थे, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, उनके क्वेश्चंस का लेवल भी डिफिकल्ट हो रहा है, और साथ में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये चीज आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करनी पड़ेगी कि मॉडर्न हिस्ट्री को कम वेटेज दो, जबकि एंशिएंट और मिडिवल को आप ज्यादा वेटेज दो। देन कमिंग टू सम ऑफ द पिकुलियर चेंजेस जो हमने इस साल ऑब्जर्व किए हैं। पहली बात तो ये कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात भी करते हैं तो एक ऐसा सेक्शन होता है एंशिएंट हिस्ट्री का जिसमें से आपके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, और उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका वो पीरियड है जब आपका लिखना डिस्कवर नहीं हुआ था, लोगों को लिखना नहीं आता था, और हम बाकी मटेरियल रिमेन्स के हिसाब से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें स्टोन एज वगैरह आपकी आ जाती है। ठीक है, तो उस पार्ट से कभी भी आपके क्वेश्चंस नहीं आते थे, रेयरली 5 या 6 साल में एक आध कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था, एंड दैट क्वेश्चन वाज आल्सो फेयरली सिंपल। तो अगर 10 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री में से आए हैं और 3 क्वेश्चन आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड में से आए हैं, तो इट्स अ बिग चेंज। इट मींस कि आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देख के ये एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट पूछा जाएगा, कौन सा पार्ट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको एक सरप्राइज देखने को मिला है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी आपके 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, इस बार आपका जो जरा फोकस है वो आपका साउथ इंडिया के ऊपर किया गया था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी बुक्स को भी देखोगे, अगर आप एनसीईआरटीज को भी फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटीज की भी हिस्ट्री है उसमें आपका नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के बारे में या उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, एंशिएंट मिडिएवल पूरा का पूरा जो आपकी हिस्ट्री है वो आपके नॉर्थ के बातों के चीजों के बारे में डिस्कस की गई है पूरी की पूरी, लेकिन हम साउथ को काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं उसके अंदर। हमारी एनसीईआरटी बुक्स में भी साउथ को कई जगह के ऊपर इग्नोर किया गया है, लेकिन इस बार हमने ऑब्जर्व किया है कि आपका साउथ इंडिया के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया गया है, और जो आपकी एंशिएंट और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछी गई, जो आपकी मेडिएवल भी पूछी गई है, उसमें सबसे कॉमन एलिमेंट जो हमने पाया है कि आपका आर्ट कल्चर एंड अलोंग विद दैट लिटरेचर, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। अगर आपके 20 क्वेश्चन आए हैं तो आपके मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर जो आपका सितंबर में हुआ था, मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चंस हैड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक विद योर आर्ट कल्चर एंड योर लिटरेचर। तो अगर आपको किसी एक्सपेक्ट के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो वो है आपका आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर। जो भी आपकी बुक्स आती हैं आप उनके बारे में पढ़ें, जो भी आपकी स्कल्पचर्स आते हैं, जो भी आपके टेम्पल्स आते हैं, ठीक है, जो भी आपकी स्क्रिप्ट्स आती हैं, ठीक है, तो जो भी ये सब चीजें आती हैं यूजुअली वी टेंड टू इग्नोर दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि मतलब इनके में तो कौन क्या ही पूछेगा। लेकिन जो आपका मेन फोकस इस बार आपका रहा है सीडीएस में, उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आपका आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, एंड यू कैन नॉट इग्नोर आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर ऑल टुगेदर। ओके, तो ये 3 चीजें और ऑब्जर्वेशन थी। पहले तो आपको ये बताया कि आप स्पेसिफिकली एंशिएंट मिडिएवल या मॉडर्न के ऊपर जो आप डिपेंड हुआ करते थे कि कुछ पढ़ूंगा कुछ छोड़ दूंगा, आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, बिकॉज पैटर्न इज चेंजिंग डे बाय डे। एंड मोर ओवर व्हेन यू आर डिस्कसिंग दीज सब्जेक्ट्स, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, साउथ वाले चैप्टर्स इग्नोर कर दोगे, साउथ के भी पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंडस वैली से स्टार्ट करोगे अपनी हिस्ट्री को, इंडस वैली से पहले की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, और साथ में आर्ट एंड कल्चर जैसे आता हम इग्नोर कर देते हैं। हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनकी वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं, वॉर के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे आपके सीडीएस के अंदर, ठीक है, ना ही सीएपीएफ के अंदर आ रहे हैं, ना ही एनडीए के अंदर आ रहे हैं। और हम सबसे ज्यादा पढ़ते क्या है, बेसिकली हम वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं, जबकि जो असली क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर के बारे में। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू चेंज। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एविडेंसेस, ठीक है, कि आपको मैं सोर्सेस रिकमेंड करूंगा, लेकिन सोर्सेस रिकमेंड करने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका आया था और इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन कहां पे दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका एक ये क्वेश्चन आपका सीडीएस एग्जाम में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रेटाइज अमुक्त मलयादा, ठीक है। तो ये किताब है आपकी, और ये देखो एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी है मिडिवल हिस्ट्री की, उसके पेज नंबर 173 के ऊपर साइड में एक बॉक्स दिया गया है जहां पे बकायदा बताया गया है कि कृष्ण देव राय, जो कि आपके विजयनगर एम्पायर के सबसे पॉपुलर रूलर हुआ करते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी आपकी अमुक्त मलयादा नाम की। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में, ठीक है। तो आपको लग गया पता कि एक क्वेश्चन तो कहां से आया था, आपका एनसीईआरटी से आया था, ठीक है, और स्पेसिफिकली आपका बॉक्स में दिया गया है। ये आपका मेन कंटेंट नहीं है, साइड में एक बॉक्स दिया गया है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बट
यूपीएससी की ये हिस्ट्री है कि वो अगर आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो एनसीईआरटी के कोने कोने से क्वेश्चन पूछेंगे आपके, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक ये चीज आपको मैंने यहाँ पे बताई है कि जो 12th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इफ यू विल ओपन पेज नंबर 173, तो उसमें आपको साइड में पैराग्राफ दिखेगा जहां पे इस किताब के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम गुप्ता पीरियड, ठीक है, जिसमें देवगढ़ टेम्पल के बारे में पूछा गया कि देवगढ़ टेम्पल है कहां पे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ही आपकी एक इमेज दी गई थी, जो आपका पेज नंबर आपका 106 के ऊपर था, 12th क्लास की एनसीईआरटी ही है, ठीक है। पेज नंबर 106 के ऊपर आपकी एक इमेज दी गई है और उस इमेज के डिस्क्रिप्शन में आपके देवगढ़ टेम्पल की बात की गई है और ब्रैकेट में उसकी स्टेट भी लिखी गई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेजेस हैं, आपकी जो इमेजेस के डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये भी कहां से, आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया गया है, पेज नंबर 106, ठीक है। और देवगढ़ टेम्पल उत्तर प्रदेश की बात की गई है, जो कि आपका 5th सेंचुरी में बनाया गया था और 5th सेंचुरी में आपके गुप्ता रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया एक सेकंड एविडेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो फीमेल है वो वीमेन नेनार सेंट नहीं है, ठीक है। अगेन आपका क्लास 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 144, ठीक है। अगर आप उसमें एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पे विमेन डिवोटीज की बात की गई है भक्ति और सूफी मूवमेंट में, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपके जो अंडाल है ये एक विमेन अल्वर पॉइंट है, और जो आपके कराइकल अमायर है ये आपकी एक डिवोटी ऑफ शिवा, और जो शिवा के डिवोटी होते हैं उनको क्या कहते हैं हम आपका, उनको हम कहते हैं आपका न्यानार, ठीक है। तो न्यानार कौन नहीं है, न्यानार इनमें से अंडाल नहीं है, क्योंकि अंडाल क्या है, अलवर है, ओके। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपका एक छोटे से पैराग्राफ से आपका जो आंसर है वो बन गया, पेज नंबर 144। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में। देखो नटराज क्या है, शिव जी का नृत्य करता हुआ जो रूप है उसको हम नटराज कहते हैं, और इनके स्कल्पचर्स जो हैं हमें बहुत जगह, मूर्तियां में बहुत जगह देखने को मिली हैं, लेकिन इन मूर्ति के बारे में बहुत सारी कुछ फीचर्स है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स बताए गए हैं कि जो ये जो राइट लेग है, ठीक है, ये शिवा अपने आप को राइट लेग के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं, तो वो चीज क्या दिखा रही है, वो त्रियोभव दिखा रहा है, ठीक है। जो आपकी लेफ्ट लेग है उसको रेज किया गया है, वो चीज क्या शो करती है, ठीक है। इसके अलावा उनके हाथ में डमरू है, और डमरू उनका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। तो देखिए एक स्कल्पचर की बात की गई है, जो हमें पता है स्कल्पचर क्या है, लेकिन उस स्कल्पचर में जो मुद्रा है वो मुद्रा भी हमें पता है, लेकिन वो जो मुद्राएं हमें शो क्या कर रही हैं, वो पोजीशंस हमें शो क्या कर रही हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। एंड सी ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्वेश्चन, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग त्रियोभव, यहां पे बात की गई डमरू हिज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग, जो भी आपकी 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी मेंशन्ड है। और ये कहां मेंशन्ड है आपका, ये मेंशन्ड है आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी, जिसको आपका इंडियन आर्ट की जो आपकी एनसीईआरटी है, जो आपके, अगर आप फाइन आर्ट्स को एज ए सब्जेक्ट चूज करते हो, तो फाइन आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको क्लास 11th में एक एनसीईआरटी लगाई जाती है, रेड कलर की बुक होती है आपकी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो उसका जो आपका पेज नंबर 107 है, जो आपका पेज नंबर 107 है, उसमें इस चीज के बारे में बात की गई है, वहां पे आपका प्रॉपर तरीके से नटराज की बात की गई है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था ना, स्पेसिफिकली दे आर फोकसिंग अबाउट व्हाट, दे आर स्पेसिफिकली फोकसिंग अबाउट योर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग अ फॉरेन ट्रैवलर जिसका नाम है अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक आपका एज एन एम्बेसडर पर्शिया से आते हैं 15th सेंचुरी में और कैलिकट को विजिट करते हैं, और वो किस चीज से इंप्रेस होते हैं, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आया है। अब देखिए अगेन क्लास 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 177। तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो, और इस पैराग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, तो ऐसा लगता है कि इसी पैराग्राफ को उठा के आपका इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डाल दिया गया है, क्योंकि पैराग्राफ में क्या लिखा है, अब्दुल रजाक एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू कैलिकट, ठीक है, जो कि आपका प्रेजेंट डे में क्या है, कोझिकोडे, इन द 15th सेंचुरी was greatly impressed by the fortifications and the mentioned 7 lines of forts। तो ऑब्वियस सी बात है, नाउ यू नो द आंसर इज ए। तो किस चीज से इंप्रेस हुआ एक फॉरेन ट्रेवलर, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर आपका यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है। सी द काइंड ऑफ डेप्थ जो आप इन क्वेश्चंस में आ रखी है, वो आप ऊपर से रीड करके नहीं समझ सकते। कोई भी कन्वेंशनल बुक, जितनी मर्जी डिटेल्ड आप हिस्ट्री की बुक लेके आ जाओ, आपको वो चीजें यहां ही मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई भी ऑथर आपका इतना स्पेसिफिकली चीजों के बारे में बात नहीं करता है,
ठीक है, तो अगेन वी प्रूव्ड कि आपका एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर योर हिस्ट्री। डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ अदर क्वेश्चन जो कि बड़ा डिफिकल्ट लगा स्टूडेंट्स को। हमने शंकराचार्य के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके आगे हैं शंकर देव। शंकर देव भी आपकी मीडिएवल हिस्ट्री के एक भक्ति सेंट है, और इन भक्ति सेंट्स के टीचिंग्स के रिगार्डिंग और जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग आपकी 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं, एंड थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं, अगेन आपका क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर 165 है। जो भी आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। इन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट किया कहाँ पे? असम में। इनके धर्म को, जो इनकी टीचिंग्स को भगवती धर्म कहा गया। नाम कीर्तन, ठीक है, संघा, कंग्रेशन ऑफ पायस डिवोटीज, नाम घर जिसको प्रेयर हॉल कहते हैं, कीर्तन घोष, एवरीथिंग जो भी आपका चीज स्टेटमेंट्स के फॉर्म में उस क्वेश्चन में आई थी, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर। ओके, तो अगेन आई एम ट्राइंग जस्ट टू टेल यू कि आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन क्लास 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 165। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, जिसमें आपका एक राजा है मिहिर भोज, जो कि आपके गुज्जर प्रतिहारा किंगडम के राजा थे। ठीक है, तो बताया गया है कि उनकी तारीफ में उनकी एक प्रशस्ति लिखी गई है और वो ग्वालियर में लगाई गई है। वो प्रशस्ति किसने लिखी थी? वो प्रशस्ति लिखी थी आपकी बालादित्य ने। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी में बहुत डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का रिलेशन है आपका रिसेंट में चलती हुई एक न्यूज से। रिसेंट में एक न्यूज चल रही है क्योंकि आपका राजा मिहिर भोज का एक स्टैचू को इनॉग्रेट किया जाना था आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, जिसमें आपका जाट कम्युनिटी, सॉरी आपकी जो गुज्जर कम्युनिटी और जो आपकी राजपूत कम्युनिटी है उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि राजपूत कहते हैं कि मिहिर भोज एक राजपूत राजा थे, जबकि आपके गुज्जर कहते हैं कि वो एक गुज्जर राजा थे। तो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो रही है। ऊपर से आपके जो राजस्थान के जो राजपूत हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है तो पूरे के पूरा राजपूत कम्युनिटी बीजेपी का विरोध करेगी। तो ये कंट्रोवर्सी प्रॉपर चल रही थी आपकी 1 महीना पहले, और उसी से जो राजा थे आपके मिहिर भोज, उनके रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन भी आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं हिस्ट्री के, आपको उनके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रखे हैं, बट मैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वीडियो में बार बार आपसे मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। तो इतने क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटीज, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। अगर आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो एक ही पैराग्राफ के अंदर 3 स्टेटमेंट, अगर 4 है तो चारों स्टेटमेंट्स आपकी उसी पैराग्राफ के अंदर है। तो नाउ आई हैव ट्राइड टू प्रूव माय पॉइंट कि जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा, जो भी चीज आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, इट विल बी बेस्ड अपॉन एविडेंस, एंड आई प्रेजेंटेड द एविडेंस कि whatever they are asking in your paper, they are directly coming from your NCERTs. I know you like those fancy books जिसमें आपकी रंग बिरंगी पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलता है, नोट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लैंग्वेज इजी होती है। ठीक है, कहानियां लिखी होती हैं, कवर बहुत ज्यादा ग्लोसी होता है, बट दोज बुक्स आर ऑफ नो यूज। ठीक है, आई एम अ टीचर ऑफ हिस्ट्री and I also know the importance of NCERT, and whenever I am teaching in my class, even if I am trying to use a reference book, I make sure that material of the reference book is supplemented with the material of the NCERTs. Okay, तो NCERTs जो है, जब भी आपको पढ़ाई करनी है, NCERTs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। You literally cannot ignore NCERT. If you are ignoring NCERT, you are ignoring your chances of getting selected as an officer. Okay, let's be very much fair, and this is not something which is true only for history, it is true for all the subjects. If you are ignoring history, ठीक है, तो वो भी आपके लिए गलत है कि आपको हिस्ट्री इग्नोर नहीं करनी है, कोई और सब्जेक्ट भी इग्नोर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको अपनी तैयारी को कंसाइज करना है, जस्ट फॉलो एनसीईआरटीज, इट इज एज सिंपल एज दैट। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो। एनसीईआरटीज बहुत पतली किताबें होती हैं, पढ़ना भी बहुत आसान होता है, बिकॉज दीज बुक्स आर मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड जिसकी उम्र कितनी है, 15, 16, 17 साल। 12वीं में 17 करते हो ना, 17 साल की उम्र में आप 12वीं करते हो। तो जो बुक्स आपकी एनसीईआरटीज के 12th क्लास की बनाई गई है, दे आर मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट जिसकी उम्र 16 से 17 साल की है, या मैक्सिमम 18 साल की है, और आप 21-22 के तो होंगे ही आप इस टाइम के ऊपर। ठीक है, या कम भी करूं तो 20 के तो होंगे ही आप। तो आपके लेवल से कम की किताबें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एफिशिएंट किताबें हैं। आप इसको सेल्फ स्टडी के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, बट आपको माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पिक्चर्स के नीचे के डिस्क्रिप्शन से। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक पेंटिंग के ऑथर का नाम पूछा गया था, सॉरी पेंटिंग के पेंटर के नाम का नाम पूछा गया था, और
ऐसा कोई बहुत ज्यादा खास पेंटिंग नहीं है, एक नॉर्मल सी पेंटिंग थी आपकी 1857 के रिवोल्ट से जुड़ी हुई, और उसके पेंटर के नाम से पूछा गया कि ये पेंटिंग जो है इसका नाम ये है, इसको किसने पेंट किया गया है। तो वो क्वेश्चंस भी आपका पेंटिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन थी उसके अंदर से आपको आंसर मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको मैं सोर्स बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो और हिस्ट्री को टैकल करना है तो आपके लिए क्या सोर्सेज रहनी चाहिए, दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि साउथ इंडिया की हिस्ट्री आई थी, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री के लिए आपको तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है, ठीक है, या सिंपल शब्दों में कह लो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, जो उनकी गवर्नमेंट बुक्स आपको इशू करती है अपने बच्चों को, तो उनकी बुक्स आती हैं। आपको बहुत इजीली नेट पे उनकी वेबसाइट के ऊपर बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसकी जो क्लास 11th की बुक है उसमें एंशिएंट पढ़ सकते हो आप, ठीक है। मीडिएबल भी है उसके अंदर, आप मीडिएबल भी पढ़ सकते हो, और जो आपका साउथ का आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट है वो आप यहाँ इस बुक से पढ़ सकते हो। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अबाउट हिस्ट्री, आई एम टेलिंग यू कि यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक वेरी इजीली। अगर आप इसे एंशिएंट और हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, देखो ये बुक ना बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये बुक बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है, लेकिन जब साउथ इंडिया की बात आती है तो ये बुक आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देती है चीजों के बारे में, इसलिए आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। ये बुक आपको एक अच्छी क्रोनोलॉजी प्रोवाइड कर देगी कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, एंड ट्रस्ट मी, ये बुक इतनी ज्यादा क्रिस्प है कि आप 4 to 5 डेज में इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। इफ यू आर डिवोटिंग 3 to 4 आवर्स पर डे, देन आप 1 आवर में या 2 आवर में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, एंड विद इन अ 1 वीक, ठीक है, विद इन अ 1 वीक यू कैन कंप्लीट द एंटायर बुक। इट इज वेरी सिंपल बुक, एंड वंस यू आर डन विद दिस बुक, आप अपने इसी कंटेंट को सप्लीमेंट कर सकते हो विद लॉट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। और उस फैक्चुअल नॉलेज को आप सप्लीमेंट कर सकते हो एनसीईआरटीज, जो कि आपकी सीबीएसई की बुक्स आती हैं, क्लास 7th, क्लास 8th, ठीक है, क्लास 6th एंड क्लास 12th। क्लास 12th में आपकी 3 बुक्स आती हैं, ठीक है। हालांकि उसको तो थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3 नाम से बोलते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको एक बुक नहीं बल्कि आपको 3 बुक्स मिलेंगी, तो उन तीनों बुक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा बहुत सारा फैक्चुअल डेटा जिसके क्वेश्चंस यहां पे आ रखे हैं, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है आपको मैं जो बता रहा हूं कि यहां से आपको मिलेगी एक क्रोनोलॉजी, यहां से मिलेंगे आपको फैक्चुअल नॉलेज। न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है, ओल्ड नहीं पढ़नी है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो देयर इज अ डिबेट रिगार्डिंग ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज। काफी लोग ओल्ड रिकमेंड करते हैं। ओल्ड जो बुक्स हैं उसमें ना इमेजेस हैं, ठीक है, और ना बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं आपके, और जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके जितने भी आपको मैंने एग्जांपल्स दिखाए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के या कंटेंट के, वो तो सब कुछ आपका न्यू एनसीईआरटीज का ही है। तो whenever you have to start studying, you have to start studying from your new NCERTs only and not from your old NCERTs. New NCERTs को पढ़ो 6th, 7th, 8th and 12th. I even tell you कि if you have to purchase NCERTs, just purchase NCERT of 12th class. Do all the other NCERTs in the form of PDF. Just go to the website of NCERTs. वहां पे publications में जाना, 1 से लेकर 12th क्लास की बुक्स की लिस्ट आती है, वहां पे डाउनलोड करो। क्लास आपको मैंने यहाँ लिख दिया, 6th क्लास की हिस्ट्री, 7th क्लास की हिस्ट्री, 8th क्लास की हिस्ट्री, 12th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है। एंड इफ यू हैव टू परचेज समथिंग देन जस्ट परचेज 12th क्लास की बुक, ओके। तो आप ये एक चीज कर सकते हो। मोर ओवर, अगर आप चाहते हो कि आपने हिस्ट्री में और अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है, आप हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करना चाहते हो, तो आप अपनी हिस्ट्री की नॉलेज को सप्लीमेंट कर सकते हो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, जिसके लिए आप क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है इंडियन आर्ट की, आप उस एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। थोड़ी सी बल्कि जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपका कोई और सब्जेक्ट वीक है या आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, साइंस आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है और आपको उन मार्क्स को कंपनसेट करना है, तो इतना एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी हिस्ट्री के नॉलेज को सप्लीमेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्लास 11th इंडियन आर्ट एनसीईआरटी। अगर आप इन एनसीईआरटीज को फॉलो करोगे, अगर आप इस करिकुलम को फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, जो आपका सिलेबस ओरिएंटेड है, क्वेश्चन ओरिएंटेड है, वैसे ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि तो पता क्या होता है, जब हम तैयारी शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि चलो हम मेहनत तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या हम सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे। तो वो सही दिशा को थोड़ा सा आपको मैंने टर्न किया है कि rather than going for very costly books and fancy books, ठीक है, बहुत सारी बुक्स आती हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दिस बुक्स, आपने भी नाम सुने होंगे, बट आप ढूंढ के दिखाओ इन क्वेश्चंस को उनके अंदर। अगर आप इन क्वेश्चंस को वहां पे ढूंढ पाते हो, देन आई विल आल्सो स्टार्ट प्रेजिंग दोस बुक्स एज वेल, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन थ्रू माय फेज ऑफ प्रिपरेशन, आई हैव आल्सो लुक्ड इनटू दीस बुक्स, बट आई कैन प्रॉपर मैं कमिटमेंट से कह सकता हूं कि ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको उन बुक्स के अंदर, ठीक है। मैंने भी बहुत जगह तराशा है, चीजों को ढूंढा है, लेकिन
नहीं मिलती हैं चीजें इतना इजीली जितना इजीली आपको कंटेंट मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। वेरी ऑफन विद कन्विक्शन आई से टू माई स्टूडेंट्स कि ब्लाइंडली आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। और जब मैं भी क्लासेस में पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से कुछ कंटेंट लिखवा रहा हूं तो उसके जो फैक्ट्स है मैं सप्लीमेंट करूं किससे, 6th 7th 8th और 12th की एनसीईआरटी से। जब आप इन चीजों को करोगे देन आपको लगेगा पता कि आप सिर्फ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, बल्कि जितने भी आपके एग्जाम इससे ऊंचे लेवल के, उसके नीचे लेवल के, आप उनके लिए भी एक सही दिशा में चल चुके हो। ठीक है, तो मेहनत तो सबने ही करनी है यार। ठीक है, सबने रात रात भर बैठ के पढ़ना, लेकिन अगर आप रात भर बैठ के पढ़ भी रहे हो और आप गलत सोर्स पढ़ रहे हो तो यार मोटिवेशन छोड़ो, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। गलत दिशा में मेहनत करने का क्या फायदा। ओके, जहां पानी मिलेगा वहां पे खोदने से फायदा होगा ना। तो आपको पानी तो यही मिलेगा अगर आप इन बुक्स को पढ़ोगे। कोई फायदा नहीं है आपके जो एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं उनको पढ़ने का। ठीक है, लेक्चर्स भी अगर आप किसी के सुनोगे तो वो भी आपके लिए इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ोगे, फर्स्ट हैंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, कोई आपको पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और मेरा भी ये है कि हमें इतना अच्छे से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। बट फिर भी मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूं कि इवन इफ आई हैव टॉट माय स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट देम, आई लिटरली रिक्वेस्ट देम कि गो एंड रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्योंकि आपका जो वीकली वाला टेस्ट होगा, उस वीकली टेस्ट में मैं क्या करूंगा, आपको एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन डालूंगा। ओके, तो इससे क्या होता है ना, आपकी फुल प्रूफ तैयारी होती है। और एग्जाम के बाद जब स्टूडेंट आता है ना, तो वो बस एक ही बात बोलता है कि जो आपने पढ़ाया था कंटेंट उसी में से था। और इससे अच्छी चीज होती नहीं है कोई टीचर के लिए, जब बच्चा बोले कि आपने जो पढ़ाया था पेपर वैसा ही आया था, जैसा आपने समझाया था पेपर वैसा ही आया था। ठीक है, ये चीज जो है आपके पैटर्न की, दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर सीडीएस बट इट इज ट्रू फॉर एनडीए ऑल्सो। एनडीए भी आपका हल्का सा पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सीएपीएफ में चीजें चेंज हो रही है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो देन ऑल्सो ट्रस्ट मी कि यही आपकी जो सोर्सेज हैं वो होने वाली हैं। इन्हीं चीजों को प्रिपेयर करो, इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करो, डेफिनेटली आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि मैंने आपके सामने एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, because sharing is caring, and if you want to become an officer, you should also help someone else to become an officer. Okay, so that's one of the most important quality of an officer कि मतलब he is not afraid कि अगर मैं सक्सीड नहीं हुआ तो कोई और सक्सीड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने खुद भी सक्सेसफुल बनना है, अपने साथ वाले लोगों को सक्सेसफुल बनना है। प्लीज डू लेट अस नो कि अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, अगर आपकी कोई एनालिसिस है इस साल की सीडीएस के पेपर के बारे में, डू लेट अस नो, बिकॉज विद दिस प्लेटफॉर्म हम और लोगों को इन्फॉर्म करना चाहेंगे ताकि जब स्टूडेंट जब भी कोई प्रिपेयर करे तो वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करे, ना कि अंधेरे में तीर मारता रहे। ठीक है, तो आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस फ्रॉम मोर सब्जेक्ट्स, और उसके भी मैं आपको एग्जांपल्स प्रेजेंट करूंगा कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। तो तब तक के लिए stay tuned to our channel. Whenever I will be coming up with a video, you will get a notification. Please feel free to join anytime. Thank you and Jai Hind.